नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की राजनीति एक बार फिर इस आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में अपनी पार्टी की सारी बागडोर हाथ में लेकर कुछ बड़ा करने के, कुछ धमाका करने के संकेत दिए हैं। और जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार 22 जनवरी के बाद, जी हां, 22 जनवरी को जब राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होगा, उसके बाद पटना में कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। एक ऐसा धमाका जो मोदी और शाह के लिए 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। बाबू की यही इच्छा है कि इस देश के सामने जो चुनौती है उस चुनौती का सामना करें और इंडिया गठबंधन को आगे लाए। पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के माइंड में क्या है, वो क्या खेल सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, 22 तारीख के बाद, 22 जनवरी के बाद कौन सा धमाका कर सकते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे एक्सपर्ट भी साथ में रहेंगे, दो एक्सपर्ट्स रहेंगे, धुआंधार एक्सपर्ट्स, और हम इस बड़े सवाल को आर्टिकुलेट करेंगे। लेकिन एक सवाल का पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। यह सवाल जो शायद आज की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी नीतीश कुमार से ही क्यों घबराते हैं, मोदी को नीतीश कुमार से क्यों इतनी परेशानी है, इतनी घबराहट क्यों है नीतीश कुमार से। दोस्तों, जानकारों का तो ऐसा भी मानना है कि 2019 में, पिछली बार लोकसभा चुनाव में, अगर नीतीश कुमार मोदी के साथ ना जाते और मोदी के सामने खड़े हो जाते, यानी वो एनडीए ना जाकर कांग्रेस के साथ रहते, लालू के साथ रहते, लेफ्ट उनको सपोर्ट कर रहा था, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते 2019 में मोदी के सामने और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई होती, तो हो सकता है मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ना ले पाते। अब कई फैक्टर्स हैं और इसी फैक्टर से एक सवाल आता है जो मैंने अभी कहा, नीतीश कुमार से क्यों घबराते हैं मोदी, और इसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार का ये जो 3 दशकों का कैरियर है, मोर देन 30 इयर्स, इस कैरियर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो उनकी इंटीग्रिटी, निष्ठा है। आज तक वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रेल मंत्रालय उनके पास रहा, आज तक उन पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं लगा है। और अमित शाह और मोदी ने हर फाइल खंगाल दी जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए। आज तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रेड नहीं कर पाए। इकलौते ऐसे विपक्ष के बड़े नेता हैं जिसके दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत मोदी नहीं कर पाए, मोदी की एजेंसियां नहीं कर पाए। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है आज की इस राजनीति के दौर में। और दूसरा पॉइंट उससे भी बड़ा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार के कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं, लेकिन उनका एक बेटा है, इकलौता बेटा है। लेकिन वो इकलौता बेटा एक फ्लैट में रहता है और उस फ्लैट से आगे उस बेटे ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। सेकंड बिग सैक्रिफाइस ऑफ नीतीश कुमार, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अमित शाह का बेटा भी बीसीसीआई में जनरल सेक्रेटरी है। इस देश का क्रिकेट सबसे रिचेस्ट बॉडी अमित शाह का बेटा चलाता है। अब क्योंकि मोदी जी का कोई बेटा नहीं है इसलिए मैं सवाल नहीं करूं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटा है। बहुत कम लोगों को मालूम है उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। नंबर 3, जहां इस दौर में 10-10 लाख रुपए के सूट पहने जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के चार्टर जहाजों से लोग चढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, जिनके जहाज में शावर लगा हुआ है, ऐसे लोग हैं ऊंचे ओहदे पे। वहीं नीतीश कुमार चार्टर प्लेन से नहीं चलते, ज़्यादातर ट्रेन से चलते हैं या फिर पैसेंजर एयरलाइन से चलते हैं। आज भी वो दिल्ली चार्टर से नहीं आए। एक और बड़ा सवाल,
जिसका जवाब मैं देने आपको जा रहा हूँ। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 स्टार होटल में नहीं रुकते। चेक कर लीजिएगा, 5 स्टार होटल में नहीं रुकते। मुंबई में जब 5 स्टार होटल में जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार रात में अपने दोस्त के यहाँ रुके थे। मैंने पूछा क्यों, उनका आज तक वो 5 स्टार होटल में नहीं रुके। सादगी भरा जीवन, हिंदी को आगे रखते हैं और हिंदी को लेकर वो लड़ गए। मोदी जो नहीं कह पाए स्टालिन से, वो नीतीश कुमार ने पिछली मीटिंग में स्टालिन से कह दिया कि हिंदी का अपमान नहीं, हिंदी में भाषण सुनिए मेरा। हिंदी पट्टी के खांटी नेता हैं और मोदी से कहीं कमतर भाषण नहीं देते हैं। ये अलग बात है कि वो स्क्रिप्ट नहीं है, पढ़ते नहीं है। एक और पॉइंट जो मोदी साहब को चुभती है, नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एज एडमिनिस्ट्रेटर, एक मंत्री के तौर पे मोदी से कहीं ज़्यादा है। 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रेल मंत्री रहे और भी कई पोर्टफोलियोज उनके पास, केंद्र मंत्री रहे, कई बार के मुख्यमंत्री हैं और एक बीमारू राज्य को बाहर निकालने की कोशिश की है। संगठित अपराध को बिहार में ख़त्म किया है। एक और पॉइंट, जितना वो हिंदुओं के साथ हैं उतना ही मुसलमानों के साथ। अगर वाजपेयी की समाधि पर वो फूल चढ़ाते हैं तो कई दरगाह पर भी वो जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम की जो एक गंगा जमनी तहजीब है, एक बैलेंस पॉलिटिक्स जो है, एकमात्र हस्ताक्षर है जो बैलेंस करके चलते हैं। और ऐसे कई और कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि सवाल का जवाब मैं आज जरूर दूं कि मोदी क्यों घबराते हैं नीतीश से। कुछ ये कारण मैंने आपको रखे, कारण बहुत भी हैं, एजुकेशन भी एक फैक्टर है, इंजीनियर हैं वो, और सबसे बड़ी बात उनकी जो पॉलिसीज हैं, बिहार में बहुत सी उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई या रेल मंत्रालय में पॉलिसीज बनाई, आज भी उसको कई और सरकारें इंप्लीमेंट कर रही हैं। नीतीश कुमार द इंजीनियर, नाउ अ सोशल इंजीनियर। और नीतीश कुमार से भय का एक और प्रमुख कारण, इंपॉर्टेंट रीजन, मोदी और शाह क्यों घबराते हैं, क्यों भय है? भय यह है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी आप देख रहे हैं, ये जो इंडिया अलायंस आप देख रहे हैं, ये इंडिया अलायंस 2019 में क्यों नहीं बना? क्योंकि नीतीश नहीं थे। ये इंडिया अलायंस अभी क्यों बना? क्योंकि हकीकत ये है कि इस इंडिया अलायंस के सूत्रधार, आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जो ममता बनर्जी की चौखट पर गए मदद की भीख मांगने। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जो केजरीवाल के पास गए, दोनों को समझाया कि आइए आप कांग्रेस से बात करिए, आइए आप राहुल गांधी से बात करिए, आइए आप खड़गे से बात करिए। ऐसा नहीं था कि केजरीवाल और ममता बनर्जी तैयार थे, उनको तैयार किया नीतीश कुमार ने। और जब नीतीश कुमार खुद आए, साथ में ममता बनर्जी को लाए और केजरीवाल को लाए, तो बाकी जो नेता थे जो पहले से ही यूपीए में थे, उन्होंने मिलकर आप कह सकते हैं एक बड़ा बुके बनाया अपोजिशन यूनिटी का, जिसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया। और जून में नीतीश कुमार ने पहली बैठक करी। इनिशिएटिव उन्होंने लिया क्योंकि कोई एक छत के नीचे आने को तैयार नहीं था। जून में बैठक हुई, नीतीश कुमार ने सबको बुलाया, ममता बनर्जी आई, केजरीवाल आए, राहुल गांधी पहुंची। उसके बाद सबने देखा कि बेंगलोर में जो दूसरी बैठक हुई उसमें इंडिया अलायंस का नाम रखा गया। और बीजेपी जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही थी, बहुत तेज कर रही थी, उसको भी काउंटर नीतीश कुमार ने किया। कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना के बहाने आप कह सकते हैं कि बड़ी करीने से, बड़े सलीके से नीतीश कुमार ने मोदी के कमंडल को, मंडल फोर्सेस से न्यूट्रलाइज करना, डाइल्यूट करने की कोशिश की और वो कामयाब हुए। एक एजेंडा बन गया और उस ओबीसी के एजेंडे पे, कास्ट सेंसस के एजेंडे पर मोदी का जो स्पेशल सेशन था नई पार्लियामेंट में, लिटरली वो फेल हुआ। उसकी वजह ये थी नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक कास्ट सेंसस की जो पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ा रहे थे। और एक बार फिर दिसंबर में उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चलाया, पार्टी को अपने हाथ में लिया है और एक बड़ा धमाका करने की प्लानिंग नीतीश कुमार की है। अब दोस्तों, इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आज उन्होंने संकेत दिए कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जाहिर तौर पे मैं अपने एक्सपर्ट से बात करके आपके सामने रखूँगा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के पीछे सोच क्या है नीतीश कुमार की और उसका इम्पैक्ट क्या होगा यूपी में। एक सवाल ये। दूसरा, वो जो कास्ट सेंसस पर ताबड़तोड़ रैलियां शुरू करने जा रहे हैं, झारखंड से शुरू करेंगे, फिर वो
उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर भी मैं आऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि 22 जनवरी के बाद वो पटना में आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसको लेकर कौतूहल है, काफ़ी आप कह सकते हैं खलबली है बीजेपी के कैंप में। इन सब सवालों को लेकर मुझे लगता है मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2 एक्सपर्ट हैं हमारे पास, अशोक वानखेड़े जो एक देश की सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और डेटा जर्नलिस्ट हैं, बिहार को समझने वाले, परखने वाले, सारे नेताओं के संपर्क में रहने वाले अभिषेक कुमार। इन दोनों के पास चलते हैं 22 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है। टाइगर, आपको क्या लगता है कि आज का ये जो फैसला है, नीतीश कुमार ने जहां सारी कमान अपने हाथ में ले ली है, और जब वो सारी कमान हाथ में लेते हैं तो मान लीजिए फिर धमाका होने जा रहा है कि जो सारा रिमोट उनके हाथ में आ गया है, क्या धमाका होने जा रहा है जनवरी में, अगले महीने? दीपक जी, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का दूसरा नाम ही धमाका है। यदि नरेंद्र मोदी और इस गुजरात लॉबी, जिन्होंने एक सुनामी लाके सारे राजकीय दल, खासकर क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल घर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था, उसको नकेल डालने का काम किसी ने किया है भारतीय राजनीति में, तो नीतीश कुमार ने। ये सिर्फ राजकीय पलट पटल पे मूवमेंट नहीं करते, ये कोई चेस बोर्ड की गोटियां तो घुमाते ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में फैसले भी ऐसे लेते हैं। कई ऐसे फैसले नीतीश कुमार से जिससे असहज होता है गुजराती का ये दोनों नेताओं का गठबंधन। अमित शाह और नरेंद्र मोदी यदि आज की डेट में सबसे ज्यादा खौफ किसी से खाते हैं तो नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे है ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स नीतीश कुमार पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो छवि क्लीन है। दूसरी बात, नीतीश कुमार बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। आज जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका ओरिजिनल नीतीश कुमार, उसके बाद जातीय जनगणना, उसके बाद मैसिव एम्प्लॉयमेंट खोलना, और जो आपने कहा कि वो सुप्रीमो बने हैं, मैं आपको बता दूं दीपक भाई, अभिषेक जी शायद एग्री कर लेंगे, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सुप्रीमो थे, है और रहेंगे। ये एक संघ का, बीजेपी का, गोदी मीडिया का एक लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा था कि लल्लन सिंह नाराज, लल्लन सिंह इसके साथ जा रहे हैं, लल्लन सिंह उसके साथ जा रहे हैं। लल्लन सिंह लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, और संगठन में ये बात तय हो गई थी कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो संगठन में नहीं रहेंगे, क्योंकि संगठन पूरे जगह प्रचार करने जाएगा, और जो चुनाव लड़ेंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ेगा। ये कोई झगड़े के तहत नहीं, अविश्वास के तहत नहीं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि एनडीए कितना भी गिड़गिड़ाए, नीतीश घास डालने वाले नहीं। घास डालने, अभी तक तो ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश जी जैसा रोज कटोरा लेके जा रहे हैं, ए भाई साहब मुझे ले लो पार्टी में, ए भाई साहब मुझे ले लो पार्टी में। बात उल्टी है। या लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश को एक इज्जत की जगह दिखाना, उनको बताना, लेकिन ये नीतीश कुमार है, वो जानते हैं कि उनके लिए एनडीए की तरफ। टाइगर, आपके पास और आज का स्ट्रोक भी मास्टर स्ट्रोक रहा। आज भी तमाम गोदी मीडिया से लेकर सारे ओंधे मुंह गिर गए हैं। अब वो कल परसों तक फिर वो कहेंगे कि लल्लन सिंह जा रहे हैं, अब सब दिख जाएगा। नहीं बाल कितने, अभी 2 दिन रुकिए। जी। नहीं टाइगर, आपने एकदम क्लियर कर दिया है कि लल्लन सिंह उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और लल्लन सिंह और नीतीश कुमार ऐसे ही है जैसे मोदी जी और अमित शाह हैं। और कल की जो खबरें हैं टाइगर, जो आप बता रहे थे कि खाना भी नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, हंसी भी चल रही, मजाक भी चल रही, प्रस्ताव भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ बैठ के ही हो रहा था। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार कर रहे थे, बैठ के सारे प्रस्ताव लिख रहे थे। तो ये बात सही है कि लल्लन सिंह ने खुद ही, क्योंकि उनको इलेक्शन फाइट करना है, और लल्लन सिंह को खुशी इस बात की कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने, उनका कोई राइवल जो है पार्टी के भीतर से नहीं बना है। नंबर 1, आपने ये चीज टाइगर क्लियर कर दी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लल्लन एंड मिस्टर नीतीश कुमार। दूसरी चीज आपने ये क्लियर करी कि बीजेपी के तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यहीं से मेरा सवाल अभिषेक कुमार पे कि अगर नीतीश कुमार मोदी की तरफ नहीं जा रहे हैं, और ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं,
यानी लालू और अगर नीतीश इंटैक्ट हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, और अगर तेजस्वी अपना विदेश का दौरा रद्द कर रहे हैं और फिर वो सेकंड राउंड बात करेंगे नीतीश कुमार से, मैं अभिषेक ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई धमाका हंगामा होने जा रहा है जनवरी में? अगर राम मंदिर का जवाब देने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है? देखिए दीपक जी, अस्त्र शस्त्र तैयार करने की बातें तो अपनी जगह है, चुनाव है तो चुनावी अस्त्र शस्त्र सभी तैयार करेंगे, स्वाभाविक है नीतीश कुमार भी तैयार करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठा दिया। तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रद्द किया है। असली खबर आज की यही है कि जेडीयू के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद तेजस्वी यादव ने दौरा रद्द किया है। और ध्यान दीजिए, तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नीतीश कुमार की सरकार का ऑक्सीजन है। नीतीश कुमार की सरकार यदि कोई बड़ा प्रस्ताव गवर्नर के पास भेजेगी तो उस पर तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों के सिग्नेचर होंगे, अन्यथा गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के रूट्स वाले हैं। तो आज की तारीख में तेजस्वी यादव ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर रहे हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो तय है। यूं ही कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दौरा रद्द करने जैसी बात नहीं है। 6 जनवरी से दौरा शुरू था, कहा जा रहा था कि 15, 16 या 20 दिन वहां वो रहेंगे। सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो बड़ा कदम लेंगे, वो बड़ा कदम क्या बिहार विधानसभा भंग करना हो सकता है? क्या कह रहे हैं? कोई नहीं जानता क्या लेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, कोई नहीं जानता। क्या अभिषेक बाबू इस स्लिप ऑफ द टंग तो नहीं है? जबान तो नहीं फिसल रही है आपकी? मेरी जुबान नहीं फिसल रही है दीपक जी, मेरी जुबान नहीं फिर से रिपीट कर दीजिए भाई, वानखेड़े टाइगर भी सुन लें दोबारा। क्या कहा आपने? मैं यही कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव विधानसभा, नहीं आपने कहा विधानसभा भंग हो सकती है, संभावना है 50-50। आपने इशारा की है। टाइगर ये क्या बोल रहे हैं? मुझे ये खबर तो मेरे पास भी है कि वो विधानसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट है। उसमें 2 कारण दीपक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है ये आपको, जनता को और किसी को समझने की जरूरत नहीं है। वो एक तोता है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने का टाइम होता है कि इलेक्शन करवाए। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव बिहार में हो, जरूरी नहीं। कुछ भी कारण देके यदि 6 महीने तक ये सरकार लटकाए रखी केयर टेकर गवर्नमेंट, आज के डेट में ब्यूरोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बहुत जबरदस्त ताकत रखने वाला है जी। जिस हिसाब से डीजी बनाया ममता ने अपने राज्य में, वो इंडिकेशन है कि लोकसभा चुनाव में यदि अधिकारियों का उपयोग होगा तो कैसा होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक उनको ये एश्योरिटी नहीं है कि लोकसभा के साथ राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे, जब तक इसकी गारंटी नहीं मिलती वो ये कदम नहीं उठाएंगे। और ये गारंटी इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। मैं आपके सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मेरी केसीआर से बात हुई थी, जब केसीआर ने विधानसभा भंग की थी, तब उनने कहा था कि मैंने विधानसभा भंग करने के पहले जो रावत साहब थे इलेक्शन कमिश्नर, मैंने उनसे एक ब्यूरोक्रेट के यहाँ सीक्रेट मीटिंग करके एक प्रॉमिस लिया था ओरली कि साहब मैं विधानसभा भंग करूंगा तो आप तुरंत इलेक्शन करवाएंगे या लटकाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तो 2 महीने में करवा सकते हैं, हम करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। और उन्होंने अपना शब्द रखा और करवाया। नहीं तो यदि मैं लटक जाता 6 महीने के लिए तो फिर गवर्नर साहब बहुत कुछ ऐसा कर देंगे जिससे फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो उन्हें ये भी देखना है गवर्नर कौन है, उन्हें ये देखना है इलेक्शन कमिश्नर कौन है। नहीं देखिए, गवर्नर इलेक्शन कमीशन सबको पता है कि अदालतें, गवर्नर, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, मीडिया, कॉर्पोरेट, पैसा, वो सबको पता है इस देश में, सबको पता है कि किसके हाथ में आज की तारीख में। लेकिन मैं फिर से अभिषेक आ रहा हूँ। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक होगा अगर नीतीश कुमार 22 तारीख को इधर अयोध्या में राम मंदिर चल रहा है और एकदम से वो 22 तारीख को या 23 तारीख को 48 घंटे के भीतर अगर वो विधानसभा भंग करते हैं, जो राइट उनके पास अधिकार है, तो आपको लगता है कि अगर चुनाव हुए, अगर इलेक्शन कमीशन मान जाता है, मान लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या आपको लगता है कि बिहार का ये जो चुनाव होगा जिसमें लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो सकते हैं, क्या बीजेपी को डेसिमेट कर सकते हैं? क्या बीजेपी को कम कर सकते हैं लोकसभा में भी और विधानसभा में भी? क्या आपको ऐसा माहौल, ऐसा पल्स मिल रहा है बिहार से? दीपक जी देखिए, इसको 2 पहलू हैं, ध्यान रखिए। एक पहलू चुनाव आयोग वाली बात जो अशोक वानखेड़े जी ने कही। एक पहलू ये है, आप जानते होंगे कि 17 जून को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी
17 जून 2019 को। पहली बैठक के दिन से लोकसभा का कार्यकाल काउंट होता है, यानी 16 जून 2024 तक लोकसभा का कार्यकाल है। 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख के दिन फुटेज खाने वाली बात के लिए उस दिन यदि विधानसभा भंग की गई तो सब कुछ प्लान बीजेपी का गड़बड़ हो सकता है, कि जो हाइप क्रिएट किया है हो सकता है। 22 जनवरी को यदि विधानसभा भंग होती है, यदि उसी थ्योरी को हम मानते हैं, तो 22 जुलाई के पहले नई विधानसभा को गठित करना होगा। ध्यान दीजिए, 17 जून और 22 जुलाई, इस बात को ध्यान रखिए, ज्यादा फर्क नहीं है। चुनाव आयोग के पास कंपल्सन है कि इनके साथ जाना पड़ेगा इनको। अब टाइगर ये कह रहे हैं कंपल्शन हो जाएगा। एक मिनट टाइगर ये कह रहे हैं कि कंपल्शन हो जाएगा क्योंकि जुलाई में करना है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग 10 दिन के बाद भी कर सकता है, कि 10 दिन के पहले, एक सप्ताह पहले लोकसभा हो जाए, लोकसभा के एक सप्ताह बाद विधानसभा हो जाए। नहीं, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। टाइगर मुमकिन है, मैंने ये कहा आपको कि इसमें इलेक्शन कमीशन का एक क्लॉज है कि 3 महीने के अंदर कोई भी चुनाव यदि पड़ते हैं वो चुनाव आयोग एक साथ कराएगा। साथ में एक क्लॉज और भी है, चुनाव आयोग ये भी बता सकता है कि इस कारण से हम नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कहेंगे कि बिहार सेंसिटिव एरिया है, हमारे पास फोर्सेस की कमी है, हम विधानसभा बाद में कराएंगे। टाइगर लेट्स नॉट गेट, मैं फिर किसी दिन किसी लीगल एक्सपर्ट को बुला के पूछूंगा। मैं अब सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। आपको लगता है कि अगर संभावनाएं हैं कि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों चुनाव बहुत ही करीब होंगे, अगर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं कि साहब विधानसभा हम भंग कर रहे हैं और फिर से हम विधानसभा लोकसभा के साथ कराएंगे, तो ये एक वाइज डिसीजन है, ये एक समझदारी समझबूझ का डिसीजन होगा। दीपक भाई, यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा। मास्टर स्ट्रोक ये एक बात समझिए, लोकसभा विधानसभा एक साथ होती है तो रीजनल पार्टीज को इससे बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, ये हमने कई चुनाव में देखे। तो इसका फायदा तो नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस को होगा, इंडिया गठबंधन को जबरदस्त होगा। लेकिन ये फायदा जब ये उठाने जा रहे हैं तो क्या मोदी सामने फायदा उठाने देंगे, क्या ये सवाल है, क्योंकि इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में। जी टाइगर, क्या मोदी और अमित शाह जो नीतीश कुमार का ये जो ट्रम्प कार्ड है, इसको चलने देंगे? अभिषेक, आपको क्या लगता है, गट फीलिंग क्या कह रही है, ये बताइए आप। नहीं, इसको समझने के लिए 2 पहलुओं पर दीपक जी ध्यान देना होगा। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव। आरजेडी के बेस वोट में 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा डेंट लगा, ये एक सच्चाई है। 1/3 के करीब यादव मतदाता बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन जब तेजस्वी यादव 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उसमें कंसोलिडेशन 95% से ऊपर का था। ये तमाम सोशल साइंटिस्ट और सर्वे करने वाले लोग जानते हैं। बावजूद इसके तेजस्वी यादव को जो सीटें आई, सिर्फ उस कंसोलिडेशन से नहीं आई, चिराग मॉडल से जो सीटें नीतीश कुमार की कम हुई। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जिस चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया, जो जेडीयू के लोगों का आरोप है कि चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू की सीटों पर लड़ रही थी, बीजेपी के कैडर लड़ रहे थे, उस वजह से सीटें उनकी बढ़ी। कंसोलिडेशन, बेस वोट का कंसोलिडेशन प्लस जी चिराग मॉडल। अब स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव भी जब स्टेज पर होंगे और लोकसभा का चुनाव भी साथ होगा, तो एक तरफ नीतीश की एम्बिशन, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जिसकी होती है चर्चा, स्वाभाविक हर राजनेता में होती है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बेस वोट बैंक इस उम्मीद में कि हाँ नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, जितनी जल्दी इनको दिल्ली भेजो प्रधानमंत्री बनाकर या उप प्रधानमंत्री बनाकर, जैसे भी, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को मिले। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों के बेस वोट का कंसोलिडेशन जो है वो राम मंदिर के मुद्दे के उस नैरेटिव की काट को कहीं ना कहीं तैयार करता दिखता है। ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है, जिस तरफ अशोक वानखेड़े जी संकेतों में इशारा कर रहे थे, और इस पहलू को बहुत बखूबी समझ रहे हैं जेडीयू आरजेडी के लोग। जी ठीक है, रिलीजियस लड़ाई को एक सोशल इंजीनियरिंग से वो डिफ्यूज करना चाहते हैं, वो कमंडल पॉलिटिक्स को मंडल पॉलिटिक्स से काउंटर करना चाहते हैं। हमने काफी इस पे वीडियोस भी बनाए। मैं असली इशू पे आ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फिर मैं एक फाइनल कमेंट अभिषेक से लूंगा। आज केसी त्यागी जो प्रवक्ता हैं और बहुत करीब हैं नीतीश कुमार के, इन्होंने एक आज इशारा किया, उन्होंने कहा कि फूलपुर जो नेहरू जी की कंस्टिट्यूंसी रही है, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से, और ये खबर भी हमारे अभिषेक जी ने ब्रेक करी थी इंडिया में, फूलपुर से लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि आज केसी त्यागी ने हिंट दिया? और अगर फूलपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, जो एक सोशल इंजीनियरिंग का गढ़ है
उसके बगल में अंबेडकर नगर है, फिर इधर अयोध्या है, जौनपुर है, आगे गाजीपुर है, मऊ है, आजमगढ़ है। ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी वाली जो बेल्ट है, ये इसमें वैसे भी समाजवादी पार्टी बसपा अच्छा करती। अगर इस बेल्ट से जहां कुर्मी वोट हैं, अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं, फिर मायावती आ जाती हैं, इधर जयंत चौधरी हैं, इधर अखिलेश यादव है, अगर इस तरह की चीजें होती हैं टाइगर, तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या एक भारी मुसीबत में उत्तर प्रदेश में मोदी जी पड़ जाएंगे? बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जो कुर्मी लीडर्स है, लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, वो पॉकेट्स में है, जिलेवार है। बेनू बाबू के बाद ऐसा कोई एक बड़ा नेता नहीं आया कि जो संपूर्ण यूपी के कुर्मियों को अपना करे। जब एक कुर्मी नेशनल लेवल का लीडर है और वो स्थापित होने जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बिहार उत्तर प्रदेश ही नहीं है, नीचे लग के छत्तीसगढ़ है, वहां तक जाएगा ये इम्पैक्ट। छत्तीसगढ़ में भी कुर्मी वोट अच्छा खासा है, बगैर खुद कुर्मी थे। यदि वो इम्पैक्ट वहां तक गया तो इनको 3-3 राज्यों में संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना मुश्किल है। ये हमने पहले भी इस पे अभिषेक ने और हमने बहुत इसमें अभिषेक के पास तो बहुत सारा डाटा था। इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश में नेहरू जी की कंस्टिट्यूएंसी से अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बीजेपी को लेना पड़ेगा और बहुत बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो छन छन की खबर आ रही है, राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मायावती इंडिया अलायंस में आए, ये उनकी कोशिश है और कई उन्होंने चैनल्स खोल रखे हैं। मुझे ये भी बताया गया किसी बड़े खास आदमी ने कि राहुल गांधी ने कोशिश करी है मायावती जी को कन्विंस करने की, उनके लोगों ने, कि अगर आपको सीटें उत्तर प्रदेश में कम मिलें, कम सीटें मिलें, तो हम आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या एक आध जगह हरियाणा में कंपनसेट कर देंगे। आप हमसे सीटें राजस्थान में ले लेना, हमसे आप मध्य प्रदेश में सीट ले लेना, लेकिन आप उत्तर प्रदेश लड़ो, सीटों पे झगड़ा मत करो अखिलेश यादव से। अगर ऐसी स्थिति होती है, जो राहुल गांधी का ऑफर है, आपको लगता है चांसेस ब्राइट है मायावती आएंगी? लास्ट क्वेश्चन अभिषेक। देखिए दीपक जी, मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए जो खबरें चल रही है, मेरे पास जो सूचना है, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी दो लोग इस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उत्तर प्रदेश में एक लार्जर कोalition बन रहा है। 4 पार्टियां होंगी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, यूं कहे 5 पार्टियां, जेडीयू को भी 1-2 सीट, 3-4 सीट जयंत चौधरी को भी, 5 पार्टियां होंगी। तो स्वाभाविक है कि बसपा को उतनी सीट नहीं मिलेगी जितनी अखिलेश यादव ने 2024 में दी, 2019 में दी थी। तो दूसरे राज्यों में मतलब हरियाणा, बिहार, झारखंड छोड़िए, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हो सके तो 1-8 सीट कर्नाटक, पंजाब, इस तरह से दूसरे राज्यों में 6-7 सीटें दे करके काफी हद तक कंपेंसेट पार्टी जा सकता है। और मायावती के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, कई चुनाव से वो चुनाव हारती जा रही है। सोचिए 12.5% बेस पार्टी का, बुरी हालात में, और उसके बावजूद केवल 1 सीट, 2.5% वोट लाने वाली कांग्रेस के 2 विधायक यूपी में, और 12.5% वोटों के बावजूद 1 सीट। तो मायावती को ये दिख रहा है कि साथ आने पर, और नीतीश कुमार से उनकी लड़ाई नहीं है। टाइगर लास्ट सेंटेंस टाइगर, टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट सेंटेंस, मायावती आ सकती, क्या गट फीलिंग, मजबूरी है मायावती की? नहीं, बिल्कुल मायावती आ सकती है, आने के पूरे चांसेस है। मैं तो 99% चांसेस मानता हूं। और यदि ये जो गठबंधन अभी बता रहे हैं आप, यदि ये हो गया तो फिर खेला हो गया, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। सबसे बड़ा दल भी बीजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पे मुझे शंका होगी। टाइगर, बड़ी बात आपने कही कि अगर मायावती आती हैं और ये 12-13% का वोट इंडिया अलायंस से जुड़ता है, फिर उसमें आरएलडी का वोट है, समाजवादी का वोट है, कांग्रेस है, कुछ कुर्मी वोट लेके आएंगे, तो वाकई उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं वहां कोहराम मचेगा और इसका नुकसान मोदी और शाह को हो सकता है। आप दोनों लोग आए और जिस तरह से आपने एक बात पिच करी है कि नीतीश कुमार अगले महीने मकर संक्रांति के बाद कभी भी, गणतंत्र दिवस से पहले या बाद में, मास्टर स्ट्रोक को बड़ा फैसला ले सकते हैं जो मोदी और शाह को चौंका सकता है। हमें इंतजार रहेगा उस फैसले का। आप दोनों लोग आए और बहुत मैं कहूँगा निर्भीक और बहुत ही बेखौफ होकर आप कैमरे पर बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच।